डिजीज शुरू किए, उसके बाद डॉक्टरों ने एक नया रिसर्च किया और उसके बाद ये पाया कि ये ब्लैक फंगस की तरह ही व्हाइट फंगस है, लेकिन ये जी। व्हाइट फंगस उन लोगों को भी हो सकता है जो संक्रमित नहीं है। तो ठीक ये है। एक बड़ी बात है। और सबसे अहम बात ये है कि इस बीमारी के बारे में जब हमने डॉक्टर से बात करी तो उनका ये कहना था कि जो व्हाइट फंगस है ये भी उतना ही डेंजरस है, क्योंकि ये फेफड़े के संक्रमण को बढ़ाता है और इसमें स्किन के साथ साथ नाखून के भी जाने के चांसेस रहते हैं। और ये चलिए अभी ठीक है इसके 4 मरीज पटना के पीएमसीएच जी। में एडमिट है और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी जी क्या स्थिति उनकी है मरीजों की, क्या स्थिति में सुधार है? बिल्कुल, डॉक्टर का ये कहना है कि जब हमने उन मरीजों का ट्रीटमेंट शुरू किया, चूंकि उनमें तमाम जो लक्षण थे वो कोरोना वायरस के थे, और कोरोना का जब हमने ट्रीटमेंट शुरू किया और जब टेस्ट की रिपोर्ट आए तो वो तमाम रिपोर्ट्स नेगेटिव थे, और उन नेगेटिव रिपोर्ट्स के आने के बावजूद जब लक्षण उनमें हमने देखे तो हमने जी। एंटी फंगल ट्रीटमेंट शुरू किया। और जब एंटी फंगल ट्रीटमेंट शुरू किया तो हमें उन पेशेंट्स में तब्दीली नजर आई और वो पहले से बेहतर नजर आने लगे। तब हमने ठीक इस है। पर रिसर्च किया और ये व्हाइट फंगल इन्फेक्शन सामने आया। तो कमोबेश ये ब्लैक फंगस की तरह ही व्हाइट फंगस भी है, लेकिन सबसे अहम जानकारी ये है कि ये ब्लैक फंगस की तरह कोरोना संक्रमितों में नहीं होता, ये आम ये लोगों में बाकी भी सब होने में की भी हो शिकायत आ सकता है, रही आम है। लोगों में भी हो सकता है। चलिए ठीक है रजनी, आप बने रहिए हमारे साथ। सीधे रुक करूंगी डॉक्टर वसीम का, कोविड कंसल्टेंट सर आप है, और कोविड के इस काल में एक मार थी जो कोरोना की मार थी, दूसरी मार आई ब्लैक फंगस की आई, और अब ये तीसरी व्हाइट फंगस की। आपसे पहले समझना चाहेंगे, क्योंकि अपने दर्शकों तक भी ये जानकारी हम पूर्ण रूप से पहुंचाना चाहते हैं, क्या होता है ये व्हाइट फंगस, डॉक्टर वसीम? हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है डॉक्टर वसीम? चलिए आपके ऑडियो को दुरुस्त करते हैं, हमारी आवाज उन तक अभी नहीं पहुंच पा रही है। रुक कर लेते हैं डॉक्टर दिवाकर का। डॉक्टर दिवाकर, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? डॉक्टर साहब, व्हाइट फंगस क्या होता है ये? देखिए, व्हाइट फंगस एक बहुत सामान्य फंगल इन्फेक्शन है जिसे कैंडिडा एल्बिकेंस कहते हैं, और कैंडिडियासिस इससे होने वाली बीमारी को कैंडिडियासिस कहते हैं। ये व्हाइट फंगल बहुत सारे इम्यून डिफिशिएंट डिजीजेज में होता है, जैसे कि सामान्य रूप से आप देखें तो HIV एड्स के रोगियों में भी व्हाइट फंगस का इन्फेक्शन कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के रूप में देता है। ओरल थ्रस्ट कहते हैं, मुंह के अंदर व्हाइट व्हाइट छाले आ जाते हैं, नाखूनों की में असर आ जाता है, और उसके साथ साथ कभी कभी लंग्स में भी इन्फेक्शन होता है। तो ये व्हाइट फंगल इन्फेक्शन बहुत पुराना इन्फेक्शन है और माइल्ड इन्फेक्शन है। ये म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस के जैसा इन्वेजिव या बहुत खतरनाक इन्फेक्शन नहीं होता। और सामान्य जो एंटी फंगल एजेंट्स होते हैं, जैसे सामान्य फ्लूकोनाजोल होते हैं, इट्रोकेनाजोल होते हैं, उनसे बहुत अच्छी तरह से सुनवाई होती है और पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और कभी कभी लंग्स में जब ये व्हाइट फंगस होता है, कैंडिड इन्फेक्शन कहते हैं, तो उसके खखार की जांच होती है, जो फंगल कल्चर कहते हैं, उसमें वो स्पष्ट आ जाता है कि फंगल ग्रोथ है इसमें, यीस्ट की ग्रोथ है इसमें, और एप्रोप्रिएट दवाइयां चलती है तो पूरी तरह से क्योर हो जाता है। तो व्हाइट फंगल एक सामान्य बीमारी जो इम्यून सप्रेसेंट या ह्यूमिडिटी के कारण से भी, या जिसमें लंबे समय से अगर दवाइयां HIV एड्स के पेशेंट नहीं ले रहे हैं, उनकी इम्यून सिस्टम कमजोर हो गई है उनमें, या जो कैंसर के थेरेपी में है जिसकी इम्यून सिस्टम कमजोर हो गई, या ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई है, तो इन सब चीजों में बहुत कॉमनली होती है। लेकिन ये कॉमन एंटी फंगल एजेंट से इसकी सुनवाई होती है। ये कोई नई एंटिटी नहीं है। कोई पोस्ट कोविड के बाद भी कोविड के पेशेंट्स में बहुत गंभीर स्थिति उत्पन्न कर दे, ऐसी स्थिति नहीं है। इसके आसान से ट्रीटमेंट होती है और क्लियर हो जाता है पूरी तरह से। डॉक्टर वसीम, जैसे आपने बताया कि इस फंगल इन्फेक्शन में मुंह में छाले हो जाते हैं, इसके साथ साथ और कौन कौन से लक्षण होते हैं जो व्हाइट फंगस इन्फेक्शन होने से आते हैं? मैं डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी हूँ, वसीम साहब से कनेक्शन होगा तो उनसे, या जी बिल्कुल दिवाकर जी, आपसे ही सवाल। हाँ, देखिए, मुंह के अंदर जो छाले होते हैं ना, व्हाइट व्हाइट, आप मुंह खोलेगी तो सफेद सफेद, छोटे बच्चों में भी जो दूध पीते हैं बच्चे, उनके मुंह के भी छाले हो जाते हैं, ओरल कैंडिडियासिस कहते हैं। इसके अलावा जो स्किन का इन्फेक्शन हो सकता है, कैंडिड इन्फेक्शन कहते हैं। इसके अलावा नाखूनों में, जैसा मैंने बताया कि आप देखेंगे कि नाखून का टेक्सचर खराब हो जाता है, पुराना हो जाता है, लेकिन वो लंबे समय तक दवाइयां चलती है, फिर नए नाखून निकलने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा लंग्स में कभी कभी इन्वॉल्व हो जाता है इसका, कैंडिड इन्फेक्शन का। अगर ये ट्रीटमेंट नहीं होता रहा तो फिर पेट का भी कैंडिडियासिस होता है, फंगल इन्फेक्शन होते हैं पेट के भी। मॉइस्ट एरिया होता है, ग्रोइन एरिया, जहाँ कांच लग जाता है, कहते हैं कि
पेशेंट को कि कांच लग गया, जहाँ मॉइस्चर रहती है ज्यादा, वो होती है। और जो जैसा कि अभी बताया गया कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको नैपी रैश कहते हैं और डायपर के रैश कहते हैं, जो मॉइस्चर के कारण से वहां पर भी फंगस लगते हैं। और चूंकि ये फंगस सबसे कॉमनली यूबिक्विटस है, हर जगह रहता है मौजूद, जी। तो इसलिए उसके फंगल की इन्फेक्शन होने की संभावनाएं क्या ज्यादा डॉक्टर रहती है। साहब, क्या डॉक्टर साहब सांस लेने में भी इसमें दिक्कत आती है? क्योंकि जैसा कि आपने बताया और जैसा कि हमने रिपोर्ट में भी दिखाया, फेफड़ों पर भी अटैक कर देता है। देखिए बहुत रेयर है, बहुत एडवांस अगर स्थिति होती है तब होती है। सांस लेने में सामान्यतः जो फेफड़ों का जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो मिमिक करता है ट्यूबरकुलोसिस से, और फेफड़ों के फंगल इन्फेक्शन का पैटर्न एकदम डिफरेंट होता है कोविड के इन्फेक्शन से। कोविड का एचआरसीटी जो होता है वो बड़ा डिस्टिंग्विश्ड होता है, उसमें पेरिफेरल ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज होते हैं, क्रेविंग पैटर्न होता है, क्रेजी पैटर्न्स होते हैं। वो फंगल से बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस में ही कंफ्यूज होता है। फंगल का जो चेस्ट का एक्शन होता है, कंसोलिडेशन सब जो अगर फंगल के होते हैं वो थोड़ी बहुत ट्यूबरकुलोसिस से मिमिक करते हैं, और बलगम की जब जांच होती है खखार निकलते हैं उसमें और उसका कल्चर होता है तो स्पष्ट हो जाते हैं ये फंगल इन्फेक्शन है। तो इसमें सांस दम फूलने की शिकायत जनरली फंगल के बहुत एडवांस अगर स्थिति हो जाती है तब वैसे में होती है। सामान्यतः खांसी होती है, खांसी रुकती नहीं है, खांसते खांसते कभी कभी ब्लड भी आ सकता है खांसी के साथ, लेकिन उसका कल्चर करने पर वो स्पष्ट हो जाता है कि फंगल इन्फेक्शन का ग्रोथ है। जी चलिए ठीक है, डॉक्टर वसीम के पास मैं अभी आऊंगी, लेकिन एक सवाल छोटा सा और आपसे ये भी डॉक्टर दिवाकर, अभी जिस तरह से आपने बताया कि उतनी ज्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन कोई ऐसा पेशेंट जो कोविड से रिकवर हुआ हो और कोविड से ठीक होने के बाद कितनी गंभीरता से उसको लेना चाहिए इसको, अगर ऐसे सिम्टम्स उसमें आते हैं, अल्सर्स आते हैं या फिर सांस लेने में दिक्कत आए? नहीं, अगर कोई पोस्ट कोविड जो हम लोग लॉन्ग कोविड कहते हैं या पोस्ट कोविड, बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। लेकिन क्योंकि पोस्ट कोविड जो है दो चीजों पर बहुत ध्यान देना है, कितना दिन हॉस्पिटलाइजेशन रहा है, कोई गोलोपैथी हो रही है कि ब्लड क्लॉट करने की संभावना है कि नहीं, वो व्यक्ति इमोबाइल तो नहीं है, उससे कार्डियक अरेस्ट होने की बातें हैं कि नहीं, जो इंफ्लेमेटरी मार्कर है उससे मायोकार्डाइटिस, हार्ट के मसल्स वीक हो रहे हैं कि नहीं, पल्स बहुत कम हो जा रहा है कि नहीं, और या अगर किसी को कोविड से रिकवरी के बाद फिर से फीवर आनी शुरू हो रही है या कोई भी अल्सर हो रहे हैं या फंगस हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी इम्यून सिस्टम अभी कमजोर है। आपको बहुत सतर्कता से अपनी देखभाल करनी और चिकित्सीय देखरेख में रहनी है आपको। चलिए ठीक है, ठीक है। डॉक्टर वसीम उद्दीन, कोविड कंसल्टेंट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर वसीम, व्हाइट फंगस को कोविड के इस काल में कितना बड़ा खतरा माना जाए? अभी कोविड से हम लोग निपट ही रहे हैं कि ब्लैक फंगस का खतरा हम लोग के सामने मंडराने लगा। फरवरी 2020 में 6 केसेस डिटेक्ट हुए थे ब्लैक फंगस के, जी, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट वेव ऑफ कोविड। उसके बाद 2 मंथ तक ऑलमोस्ट नील केस रहा है। उसके बाद जो केसेस शुरू आने हुए हैं ब्लैक फंगस के मई में, और उसकी सीवियरिटी हम सब देख रहे हैं ब्लैक फंगस की। लेकिन जहां तक बात है व्हाइट फंगस की, दैट इज मोर डेंजरस देन ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस जो आप कह रही हैं दैट इज मिकोरमाइकोसिस, जी, एंड मिकोरमाइकोसिस खाली कह देना दैट इज नॉट एनफ, दैट इज कॉल्ड ROCM, राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल मिकोरमाइकोसिस, क्योंकि ये फर्स्ट इफेक्ट करता है राइनो मींस नेजल म्यूकेसा को, एंड दैट ऑर्बिट मींस आई को मींस, एंड देन सेरेब्रल, लास्टली इफेक्ट करता है CNS को, ब्रेन को, ओके, एंड दैट इज द फैटल साइन। और जहां तक बात कर रही हैं, पूछ रही हैं आप व्हाइट फंगस का, दैट अफेक्ट्स प्राइमरली लंग्स, and after lungs that infect major parts of the body, like kidney, stomach, lungs, skin, and finally brain also. जी। डॉक्टर वसीम, कोविड और पोस्ट कोविड मरीज जो है, जो पेशेंट्स थे, उनको कितनी गंभीरता से इसे लेना चाहिए? क्या उनमें ज्यादा चांसेस होते हैं ये फंगल इन्फेक्शन होने के?
मैक्सिमम चांसेस जो हो रहे हैं अभी, जो हम लोगों अभी प्रेजेंट सिनेरियो में देख रहे हैं, ब्लैक फंगस के केसेस, मिकोरमाइकोसिस के केसेस, जी दैट इन्फेक्ट ओनली पोस्ट कोविड पेशेंट्स. Reason, black fungus mucormycosis affecting those persons who have been cured from COVID, and they have taken long course of steroids, and who were diabetes mellitus diagnosed case, and maybe he will be or she will be. डॉक्टर वसीम हिंदी में बोलिए प्लीज, हमारा हिंदी चैनल है। सॉरी जी, मतलब जो भी पेशेंट जो डायबिटीज से सफर कर रहे होंगे, ठीक है, जी जी, हाँ, या फिर जिसको मतलब लॉन्ग कोर्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया गया होगा ड्यूरिंग कोविड ट्रीटमेंट, या फिर इम्यूनोसप्रेसेंट वो रहे होंगे, मतलब इम्यून सिस्टम उनका बहुत वीक रहा होगा, ठीक है, वैसे केसेस में कोविड से तो वो निकल गए, कोविड से निकल गए, जो भी उनके सिम्टम थे, कफ के, फीवर के, ब्रीदिंग डिफिकल्टी के, कंजेशन के, उसको तो रिकवरी कर ली उन्होंने, लेकिन उससे निकलने के बाद पोस्ट कोविड में जब आ गए वो, उसके बाद जो उसका इफेक्ट हो रहा है कॉर्टिकोस्टेरॉइड का, और उस ड्यूरेशन में उनका डायबिटीज कंट्रोल में नहीं रहा होगा, वैसे पेशेंट जो पोस्ट कोविड है उनको ब्लैक फंगस ने ज्यादा इन्फेक्ट किया है। ठीक है जी, ठीक है रजनी, आपके पास मैं अभी आऊंगी, लेकिन उससे पहले दिवाकर जी से एक छोटा सा सवाल ले लेती हूँ। डॉक्टर साहब, अगर हम व्हाइट फंगस की बात करेंगे, व्हाइट फंगस कोविड के काल में अगर ढिलाई इसमें बढ़ती जाए, कितना खतरनाक ये साबित हो सकता है? ये देखिए, कोई भी इन्फेक्शन अभी अगर कोविड के काल में जब इम्यून सिस्टम बहुत हाइपर एक्टिव रहता है, इम्यूनिटी डिप्रेस भी रहती है, वैसी स्थिति में कोई भी इन्फेक्शन गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। उस समय बहुत सतर्क रहना है किसी भी तरह के फंगल इन्फेक्शन से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, क्योंकि इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड है, इम्यून एजिटेटेड है, पूरे साइटोकाइन स्टॉर्म में है, तो थोड़ी भी परेशानी या बैक्टीरियल इन्फेक्शन या एडिशनल फंगल इन्फेक्शन या जानलेवा साबित हो सकती है, क्योंकि वो बहुत फ्लेयर अप कर सकती है उस स्थिति में, पर्टिकुलर स्थिति में, जो सामान्य स्थिति में उतनी फ्लेयर अप नहीं करती है। इसलिए कोविड एरा में किसी भी एडिशनल इन्फेक्शन को, चाहे वो बैक्टीरियल हो या फंगल है, बहुत ही गंभीरता से लेना आवश्यक है। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, फंगल इन्फेक्शन अगर होता है, ब्लैक फंगस हो, व्हाइट फंगस हो, क्या हम तैयार हैं उससे निजात पाने के लिए? ब्लैक फंगस के लिए बहुत स्पेसिफिक दवाई होती है, लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, उसके लिए अप्रूव्ड दवाई है, जो बहुत अभी किल्लत से मिल रही है। बहुत सारे पेशेंट्स, डॉक्टर हमारे मित्र भी हैं, जिन्हें ब्लैक फंगस हुआ है और इन्हें अभी अवेलेबल कराने में बहुत मुश्किल हो रही है, और 3 हफ्ते से 4 हफ्ते का कोर्स चलता है लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन का। ये अभी स्ट्रेटेजिकली उसे कंट्रोल्ड अब उस दवाइयों को किया जा रहा है कि सबको अवेलेबल हो पाए, लेकिन अभी ब्लैक फंगस से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि दवाई की किल्लत है। जी चलिए, ठीक है, ठीक है। रजनी, जिन तमाम दवाइयों की किल्लत है, उसके लिए सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है? कुछ कदम उठाए भी जा रहे हैं या बस नजरअंदाज किया जा रहा है स्थिति को? जी बिल्कुल, पटना में जो बिहार की बात करूं अगर, तो ब्लैक फंगस के लिए सरकार ने ऑलरेडी तैयारियां शुरू कर दी थी। तमाम जो हॉस्पिटल्स थे वहां पे बेड अलग से बना दिए गए, वार्ड अलग से बना दिए गए, और सरकार की तरफ से जो एंटी फंगल वाइल होते हैं वो अवेलेबल करा दिए गए थे। हर अस्पताल को एंटी फंगल वाइल अवेलेबल करा दिए गए। लेकिन चूंकि ये तमाम जो तैयारियां थी वो ब्लैक फंगस के लिए थी, ब्लैक फंगस की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई थी। पटना के एम्स की बात करें, आईजीआईएमएस की बात करें, पटना पीएमसीएच की बात करें, तो तमाम जो सरकारी अस्पताल थे वहां पे तमाम व्यवस्थाएं कर दी गई थी। और बात अगर करें प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, तो वहां भी ब्लैक फंगस को लेकर तमाम व्यवस्थाएं शुरू कर दी गई थी और वहां पे इलाज भी चल रहा था। आईजीआईएमएस की बात अगर करें तो वहां पे कई ब्लैक फंगस के जो पेशेंट थे उनके सर्जरी भी सफल रूप से कर दिए गए हैं। और लेकिन ये जो व्हाइट फंगस है, इसकी पहचान भले ही ये बीमारी पहले से हो, लेकिन इसे लाइमलाइट में ये बीमारी आज आई है, क्योंकि पीएमसीएच के माइक्रोबायोलॉजी
वायरोलॉजी डिपार्टमेंट ने इस बीमारी का ऐलान किया है और उनके इस ऐलान के बाद 4 जो पेशेंट मिले हैं उसके बाद लोगों में एक भय व्याप्त हो गया है, लोगों में एक डर बन गया है कि ब्लैक फंगस आखिर है, व्हाइट फंगस आखिर है क्या, क्या ये भी उतना ही डेंजरस है ब्लैक फंगस की तरह। तो अलग अलग डॉक्टरों की भ्रांतियां सामने आ जाता है, साथ ही कितना खतरनाक ये हो सकता है, इस पर भी तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। फटाफट से एक वाइंड अप कमेंट चाहिए दिवाकर जी आपका। डॉक्टर साहब, क्या एहतियातन कदम बरतने चाहिए कि इससे कोई फंगल इन्फेक्शन किसी को ना हो, कैसे निजात पाएंगे फिर? फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए 3-4 चीजों पर ध्यान दें। सबसे पहला, अननेसेसरी लॉन्ग यूज स्टेरॉइड शुरू से न लेना शुरू करें, अपने मन से नहीं लेना शुरू करें। दूसरी चीज है, शुगर को अत्यंत कंट्रोल्ड स्थिति में रखें। अगर जरूरत हो तो इंसुलिन लें जब तक कि आप इन्फेक्टेड हैं, शुगर बढ़ा जा रहा है, उसमें कोताही न बरतें। तीसरी चीज है कि ह्यूमिडिफायर जो आपके ऑक्सीजन में यूज हो रहा है, जो लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो एकदम डिस्टिल्ड वाटर हो, उसमें कहीं कोई फंगस की संभावनाएं नहीं हो। अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखें, आप इस फंगस इन्फेक्शन से बच सकते हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, क्योंकि समय अब खत्म हो गया है। लेकिन व्हाइट फंगस नामक जो ये नई बीमारी अब आई है, हालांकि ये लाइमलाइट में अभी आई है, थी पहले से ही, लेकिन इम्यूनिटी जो है इसमें अहम किरदार अपना निभाती है। अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो ये फंगल इन्फेक्शन आप में उतना ही कम होगा। तो अगर हम अब एक्सपर्ट्स की भी मानेंगे तो अगर कोई संक्रमण के लक्षण मिलते हैं, क्योंकि कोरोना से काफी ज्यादा इत्तेफाक रखता है व्हाइट फंगल इन्फेक्शन, लक्षण इनके सेम होते हैं क्योंकि फेफड़े को ये अटैक करता है, तो सबसे ज्यादा अहम बात यही है कि अगर कोई लक्षण देखने को मिले तो अपने डॉक्टर से या पास के किसी भी डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें और साथ ही ढिलाई ना बरते, क्योंकि अगर कोविड के इस काल में ढिलाई बरती जाएगी तो कोई भी इन्फेक्शन बेहद ही खतरनाक साबित हो सकता है। तो चलिए, इस चर्चा में मेरे साथ अभी बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार। तेज बुखार,